इस वाई को या फिर इस क्यों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्यों भारत के अंदर हमें संविधान की या फिर संसद की आवश्यकता है। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि लेजिस्लेचर सिर्फ कानून नहीं बनाती है, इसके अलावा इनके कुछ और भी काम होते हैं। देश को सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, तो वही इस पर कानून बनाएगी। ये रियलाइज किया जाए कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है रोड्स का, और उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा, तो आप 0 आवर के अंदर अपनी बात रख सकते हैं और मिनिस्टर से सीधा सवाल भी पूछ सकते हैं। और आप देखते थे कि एक पार्टी से आप जीते, मान लीजिए कि आप कांग्रेस से जीते और उसके बाद फिर आपने क्या कर लिया, आप बीजेपी में चले गए, या फिर आप देखते हैं कि आप बीजेपी से जीते और उसके बाद फिर आप कांग्रेस में चले गए। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज इंडिया के अंदर हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। अपनी क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं YouTube पर मौजूद हमारा सबसे बेहतरीन क्लास 11th का बैच, जिसको हम लोग विजय बैच के नाम से जान रहे हैं। और इसके अंदर जो आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान वाला भाग होता है, उसे आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं। हम लोग अब तक क्लास 11th के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो अपने चैप्टर्स हैं उनको पढ़ चुके हैं, और हमारी आज की इस क्लास में, हमारे आज के सेशन में हम लोग एक और जबरदस्त चैप्टर को आप सभी के साथ डिस्कस करने के लिए आ गए हैं। जैसे कि आप सभी लोग इस चैप्टर को मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जिस चैप्टर का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा, उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, उसको लेजिस्लेचर या फिर हिंदी के अंदर इसको विधायिका कहा जाता है। और इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही जबरदस्त, और बड़े ही आप देखते हैं दोस्तों कि प्यारी प्यारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली हैं। बस करना क्या है, आपको हमारी इस क्लास को शुरुआत से लेकर आखिर तक करना है, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हम लोग आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए हमारी ये क्लास बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि जो कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे थे उन्होंने डिमांड करी थी कि सर हमारे लिए भी कुछ थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, तो सबका साथ सबका विकास, एंड लेट्स बिगिन लेजिस्लेचर, ये हमारा प्यारा सा चैप्टर। हमारी आज की इस क्लास में आखिर हम लोग किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, एक बार उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। पढ़ेंगे तो पूरे ही चैप्टर को, लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या क्या प्यारी प्यारी बातें हमें देखने को मिल रही हैं उनको हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि भैया ये जो पार्लियामेंट या फिर संसद होता है, हमें इसकी जरूरत ही क्या है ना, क्यों हमें किसी भी देश के लिए या फिर भारत के अंतर्गत संसद की या पार्लियामेंट की जरूरत है। इस वाई को या फिर इस क्यों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्यों भारत के अंदर हमें संविधान की या फिर संसद की आवश्यकता है। इसके बाद स्टेट्स हैविंग अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, कि अगर हम लोग देखें दोस्तों कि हमारे प्यारे इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलता है कि हमारे यहां पर जो स्टेट का फंक्शन है ना, वो अलग तरीके से होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सेंट्रल लेवल पर किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, और उसी के साथ साथ स्टेट लेवल पर कैसे हमारी गवर्नमेंट्स का काम करने का तरीका होता है, उसको हम लोग जानेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, फिर बात की जाएगी कि जो हमारी लोकसभा होती है उसके पास कितनी पावर है, और उसी के साथ साथ हमारी जो संसद है उसके क्या क्या काम होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। पॉइंट नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि जो हमारी राज्यसभा है ना, कि जो हमारी राज्यसभा है इसके पास क्या क्या पावर है, फिर स्पेशल पावर दी गई है राज्यसभा को, वो कौन सी है वो समझेंगे। फिर बात करेंगे कि हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ, कि हमारी कंट्री के अंदर आखिर लॉस को या फिर कानूनों को किस तरीके से बनाया जाता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर बात की जाएगी, हमारे पास है टाइप्स ऑफ बिल, अलग अलग तरीके के हमें बिल्स देखने को मिलते हैं, ये बिल क्या होते हैं, इन बिल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इन बिल से आप देखते हैं दोस्तों कि लॉस कैसे बनाए जाते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और फिर 11th नंबर पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाई डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। उसी के साथ साथ भारत की जो हमारी संसद है या फिर जो हमारी पार्लियामेंट है, वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल क्यों करती है ना। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो आप देखते हैं कि मिनिस्टर्स के जरिए या फिर पार्लियामेंट के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं, क्यों उसको समझेंगे, और कैसे किया जाता है उसको समझेंगे। फिर हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, कि खुद पार्लियामेंट भी अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलाए। ऐसा ना हो कि जो हमारे लीडर्स आने लगे हैं या फिर आते हुए दिख रहे हैं या फिर जो कंट्री को चला रहे हैं वो ऐसे हो जाए कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करने लग जाएं, असंवैधानिक तरीके से काम करने लग जाएं। तो खुद संसद अपने आप को कार्य करने के लिए किस तरीके की जिम्मेदारियां देता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर हमारे ये 12 पॉइंट्स होंगे, जिनके अंदर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों आप देखते हैं कि हमारे सामने कंप्लीट होगा। तो भैया कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये जो हमारा लेजिस्लेचर या फिर विधायिका वाला अध्याय है उसको आप सभी के सामने पेश करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर की सारी जो कहानी है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने पॉइंट आ रहा है
वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि भैया अपन को पार्लियामेंट या फिर संसद की आवश्यकता ही क्यों है, यही हमारा सवाल हमारे सामने है। लेजिस्लेचर इज नॉट मेयरली अ लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। अगर ध्यान से देखा जाए कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी डेमोक्रेसी की, या फिर आप बात करते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि अगर कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, या फिर आप देखते हैं कि कोई भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, तो इसके अंदर ना हमें इसके 3 फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से 3 फंक्शन होते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं दोस्तों कि एक को कहा जाता है लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग हिंदी के अंदर विधायिका कहते हैं। और हमारा ये जो लेजिस्लेचर है, प्राइमरीली इनका क्या काम होता है बेटा? इनका काम होता है लॉ बनाना। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि लेजिस्लेचर सिर्फ कानून नहीं बनाती है, इसके अलावा इनके कुछ और भी काम होते हैं। आप इन्हें लेजिस्लेचर कह लीजिए या फिर आप इन्हें पार्लियामेंट कह लीजिए, बात एक ही है। इसके बाद जब हमारे देश के अंदर लॉ बन जाते हैं, जो लेजिस्लेचर या फिर विधायिका के जरिए बनाए जाते हैं, हमारे सामने आती है एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है बेटा? हमारी एग्जीक्यूटिव का काम होता है, या फिर जो हमारी ये कार्यपालिका होती है, इनका काम होता है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं इनको इंप्लीमेंट किया जाए। जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, सारे के सारे जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, वो सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं, है ना। और तीसरा होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारा, है ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों कि हमारा जुडिशरी। और जुडिशरी का काम क्या है भैया? जुडिशरी का काम होता है कि अगर किसी के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है ना, अगर किसी के साथ आप देखते हैं दोस्तों कि किसी ने कोई लॉ को तोड़ दिया है, या फिर किसी के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, तो उसको जस्टिस देने का काम हमारे जुडिशरी का होता है, जिसको हम लोगों को पता है। इसी के साथ साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक चौथा पिलर भी होता है कि डेमोक्रेसी इन 3 चीजों, उसी के साथ साथ एक और पिलर पर टिकी होती है, जिसे हम लोग मीडिया कहते हैं। कि मीडिया जो है दोस्तों, वो क्या करती है? एक तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट होती है, या फिर जो लेजिस्लेचर होता है, या फिर जो पार्लियामेंट होती है, उससे क्वेश्चन करती है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आपको ये 4 पिलर्स होते हुए जरूर दिखेंगे। एक को अपन लोग लेजिस्लेचर कह रहे हैं, जो कानून को बनाएगा। एग्जीक्यूटिव जो होगा वो कानून को लागू करेगा या फिर इंप्लीमेंट करेगा। जुडिशरी या फिर जो हमारी न्यायपालिका होगी, अगर कोई कानून को नहीं मानता है, इफ समबडी ब्रेक्स द लॉ, तो फिर गवर्नमेंट, हमारी जुडिशरी जो होगी, न्यायपालिका जो होगी, उसको पनिश करेगी। या फिर अगर किसी के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, तो उसको जस्टिस देने की जिम्मेदारी भी हमारी जुडिशरी की या फिर न्यायपालिका की होती है। और चौथा हमारे लोकतंत्र का जो आप देखते हैं दोस्तों पिलर कहलाता है या फिर स्तंभ कहलाता है, उसे हम लोग मीडिया कहते हैं। अब यहां तक तो हमने देखा। अब ध्यान से हमारे को समझने की बात है क्या, कि जब भी हम लोग लेजिस्लेचर की बात करेंगे या फिर जब भी हम लोग विधायिका की बात करेंगे, तो ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है। कि इनका काम, पार्लियामेंट का काम अधिकतर क्या होता है दोस्तों? आप देखते हैं कि कानून बनाना है। लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि कानून ही बनाते हैं। इसके अलावा भी हमारी पार्लियामेंट पर या फिर हमारी लेजिस्लेचर पर अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर जिम्मेदारी दी गई है। इट इज अ सेंटर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रोसेस। और अगर देखा जाए कि भारत के अंदर, अगर हम लोग कह रहे हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है या फिर इंडिया एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाली कंट्री है, तो ये कैसे स्टैब्लिश होता है? क्योंकि भाई इंडिया के अंदर हमारे पास हमारी पार्लियामेंट है, हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और इन पार्लियामेंट से चुने हुए जो हमारे क्या होते हैं, इन इलेक्शंस के जरिए जो हमारे चुने हुए एमपीज होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, या फिर अगर जो हमारी स्टेट असेंबलीज होती हैं उनके अंदर आपको बैठते हुए दिखते हैं। तो ध्यान से देखा जाए कि जो हमारी लेजिस्लेचर है, वो बेसिकली क्या करती है दोस्तों, कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर डेमोक्रेसी है, तो वहां पर आपको लेजिस्लेचर आता हुआ दिखेगा। इट इज पैक्ड विद एक्शंस, वॉकआउट्स, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि एनोनिमिटी, कंसर्न्स एंड कोऑपरेशन। तो अगर देखा जाए कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, या फिर अगर आपने किसी पार्लियामेंट के सेशन को देखा होगा, या फिर अगर पार्लियामेंट के अंदर आपने किसी तरीके से अलग अलग नेताओं को देखा होगा कि वो किस तरीके से टॉक करते हैं, तो वहां पर आपको डिसएग्रीमेंट्स होते हुए दिखते हैं, वहां पर आपको अग्रीमेंट्स होते हुए दिखते हैं, वहां पर डिबेट होती हुई दिखती है। क्या किसी मुद्दे पर देश के अंदर कानून बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, इस पर अलग अलग तरीके से आप देखते हैं दोस्तों के विचार विमर्श किए जाते हैं या फिर डिस्कशन किया जाता है। और पार्लियामेंट ही वो एक जगह है जहां पर इस तरीके की सारी चीजें होती हुई दिखती हैं। अगर बहुत सारी पार्टीज किसी एक बात से खुश नहीं होती हैं, तो वो आपको वॉकआउट करते हुए भी दिखती हैं। यानी कि हम क्या करेंगे कि हम इसमें बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे गवर्नमेंट का, और उसको वॉकआउट किया जाता है। कि लोग जो एमपीज हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी सेशन को या फिर अपने सदन को, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, उससे छोड़कर बाहर आ जाते हैं। और ये सारा का सारा जो एक्शन है, ये सारी की सारी जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हमें पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलती हैं। इंडीड अ जेन्युइन डेमोक्रेसी इज इनकन्विंसिबल विदाउट अ रिप्रेजेंटेटिव इफेक्टिवली एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई कंट्री हो, लेकिन वहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि डेमोक्रेसी तो हो, मगर वहां पर एक इफेक्टिव पार्लियामेंट ना हो, वहां पर एक इफेक्टिव लेजिस्लेचर ना हो? ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसा बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर आपको एक हेल्दी पार्लियामेंट या फिर एक हेल्दी लेजिस्लेचर सिस्टम जरूर देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ
The legislature also helps people in holding the representatives accountable. This is indeed that very basic representative of democracy. और डेमोक्रेसी के अंदर अगर देखा जाए ना कि जितने भी हमारे क्या होते हैं दोस्तों कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं, जितने भी हमारे नेता लोग इलेक्शंस जीतते हैं, हमारा लेजिस्लेचर एक तरीके से इनको अकाउंटेबल बनाता है। हमारी संसद एक तरीके से हमारे संसद के जो मेंबर्स हैं या फिर जो हमारी जो आपको दिखता है स्टेट असेंबली के विधानसभाओं के जो हमारे मेंबर्स हैं, ये जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं। ये क्या है दोस्तों कि लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। लोग सवाल पूछेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि खुद संसद इनको क्या कर रहा है, अकाउंटेबल बनाता है। वो बताता है कि भैया यहां पर जो भी लोग आए हैं वो लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, अपनी मनमर्जी को करने के लिए नहीं आए हैं। यही बात हमने यहां पर देखी। अब यहां पर हमारे सामने है कि व्हाई डू वी नीड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कि भैया हमने ये तो देख लिया कि हमें लेजिस्लेचर चाहिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, लोगों की रिप्रेजेंटेशन होने के लिए, लोग आप देखते हैं कि हमारे लीडर्स का अकाउंटेबल होने के लिए हमें जरूरत है कि हमें एक लेजिस्लेचर सिस्टम की आवश्यकता है। अब यहां पर एक सवाल आएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं अपनी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास ना पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस देखने को मिलते हैं। अब इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे, अगर आप छोटी क्लासेस में होंगे तो आपने अच्छे तरीके से इस पॉइंट को समझा होगा। जैसे आप अगर 11th में है तो आपके स्कूल के अंदर एक 11th ए होगी, एक 11th बी होगी, है ना, कि जो एक ही क्लास के अंदर हमें दो सेक्शंस बटे हुए देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी हमारे पार्लियामेंट की या फिर हमारे संसद की भी है कि संसद के ना हमें दो सेक्शंस या फिर आप कह सकते हैं कि संसद के हमें दो हाउस या फिर दो सदन देखने को मिलते हैं। अब द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट लेजिस्लेचर। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए कि अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की पूरी लेजिस्लेचर की, कि भारत को संभालने की जिम्मेदारी, भारत को लेकर आप देखते हैं कि कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी पार्लियामेंट को दी गई है, और पार्लियामेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनको हम लोग एमपी या फिर सांसद कहते हैं। ऐसे ही स्टेट को संभालने की जिम्मेदारी, जैसे यूपी को संभालेगी हमारी यूपी गवर्नमेंट, या फिर आप देखते हैं कि बिहार को संभालेगी हमारी बिहार लेजिस्लेचर, के हर एक स्टेट को संभालने के लिए हमारी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर आप देखते हैं कि राज्य की विधानसभाएं या फिर विधान परिषदें हमें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज टू हाउसेस, और अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी पूरी इंडिया के लिए हमारे लेजिस्लेचर में, हमारे पार्लियामेंट में, हमारे संसद में हमें दो हाउस देखने को मिल रहे हैं। व्हेन देयर आर टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर इट इज कॉल्ड द बाइकैमियल लेजिस्लेचर। और यहां पर यही बात की गई कि इंडिया के अंदर अगर हम लोग कह रहे हैं दोस्तों कि भारत कैसा है, भारत एक तरीके से आप देख पा रहे हैं कि द्विसदनीय विधान पालिका है। इसका मतलब क्या है कि हमारे प्यारे भारत के अंदर आपको दो सदन देखने को मिल रहे हैं। द टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ राज्यसभा, और हमारे यहां पर ये जो दो हाउसेस हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है। एक हाउस को, है ना, अगर हमारी ये पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के अंदर हमें दो हाउस देखने को मिल रहे हैं। एक को कहा जाता है राज्यसभा और दूसरे को क्या कहा जाता है बेटा, दूसरे को हम लोग कहते हैं लोकसभा। ठीक है, और यहां पर ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा का मतलब क्या होता है, राज्यसभा का मतलब होता है कि भैया हमारे हर एक स्टेट से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोगों को क्या किया जाता है, जो राज्यसभा है उसके अंदर भेजा जाता है। तो जिस राज्य के अंदर, जिस स्टेट के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन होगी, वहां से आपको उतने ही ज्यादा लोग राज्यसभा के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या है, लोकसभा। कि लोकसभा के अंदर जो होता है ना, वो उसके लिए हम इलेक्शंस होते हुए देखते हैं, और लोकसभा के अंदर इलेक्शंस के जरिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको चुनते हुए हम लोग देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट्स दैट ऑप्शन ऑफ स्टैब्लिशिंग ईदर यूनिकैमियल और बाइकैमियल लेजिस्लेचर, और हमारा संविधान एक तरीके से इजाजत देता है हमारी स्टेट्स को कि वो क्या करें, कि वो अपने यहां पर दो सदन रख सकते हैं। जैसे अगर आप यूपी में देखें तो हमारे पास विधान सभा भी है और उसी के साथ साथ विधान परिषद भी है। कुछ ऐसी ही कहानी हमें बिहार में भी देखने को मिलती है, वहां पर भी विधानसभा है और उसी के साथ साथ हमें वहां पर विधान परिषद देखने को मिलती है ना। तो कुछ ऐसी ही कहानी आप देखते हैं दोस्तों कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि स्टेट के ऊपर है, वो चाहे तो अपने यहां पर दो हाउस रख लें या फिर एक हाउस रख लें। जिन स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो स्टेट्स क्या करते हैं, अपने यहां पर दो हाउसेस को रखते हैं, है ना। और एट प्रेजेंट ओनली 7 स्टेट्स हैव बाइकैमल लेजिस्लेचर। उसी के साथ साथ देखा जाए कि करंट सिनेरियो के अंदर हमारी कंट्री में अराउंड आप देख पा रहे हैं कि 7 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर आपको दो, आप देखते हैं दोस्तों की जो सदन है या फिर जो दो सेशन है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब वो कौन कौन से हमारे क्या है स्टेट्स हैविंग बाइकैमल लेजिस्लेचर, वो कौन कौन सी हमारी स्टेट्स हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां पर हर स्टेट के अंदर आपको दो सेशंस या फिर दो हाउस देखने को मिल रहे हैं। 7 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन 7 स्टेट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, इन 7 स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, है ना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग हिंदी में विधानसभा या फिर आप कहते हैं कि विधान परिषद के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हमने देखा। अच्छा, ध्यान देने की बात है कि आपकी जो बुक है ये ओल्ड बुक है और इस बुक के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को एक स्टेट बताया जा रहा है,
है ना। तो लेकिन अब करंट सिनेरियो के अंदर यहां पर ऐसा सिनेरियो नहीं है, लेकिन जो बुक में बताया गया हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, आपसे वही पूछा जाएगा। तो ये हमने समझ लिया कि हमारे यहां पर 7 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा या फिर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद देखने को मिलती है। और इन सातों के अलावा अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, तो हमारे यहां पर सिर्फ हर एक स्टेट के अंदर हमें सिंगल सिंगल चीजें या फिर सिंगल सिंगल सेशन ही देखने को मिल रहा है। स्टेट्स हैविंग अ बाइकेमियल लेजिस्लेचर की अगर हम लोग देखें कि अगर किसी स्टेट के अंदर हमें दो से ज्यादा तरीके के हमें सेशंस देखने को मिल रहे हैं या फिर दो से ज्यादा तरीके के हमें हाउस देखने को मिल रहे हैं, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। कंट्रीज विद लार्ज साइज मच डाइवर्सिटी यूजुअली प्रेफर टू हैव टू हाउसेस of the national legislature to give representation to all sections in the society and give representation to all geographical region and the parts of the country। और अगर देखा जाए कि अगर हम लोग किसी भी स्टेट, यहां पर स्टेट का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम लोग यहां पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट या फिर आप देखते हैं कि कंट्री के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि अगर हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारे यहां पर हमारी पार्लियामेंट की हमें दो सेशंस या फिर दो हाउस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। राज्यसभा के अंदर आप देखते हैं कि अलग अलग स्टेट से लोगों को उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भेजा जाता है, और उसी के साथ साथ लोकसभा के अंदर हमारे इलेक्शंस होते हैं, चुनाव के जरिए, चुनावी प्रक्रिया के जरिए हमारे लोकसभा के सांसद या फिर लोकसभा के एमपीज आते हुए देखने को मिलते हैं। जो कंट्रीज बड़ी हैं, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, वो कंट्रीज जहां पर बहुत पॉपुलेशन है, दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में हम लोग अब करंट सिनेरियो में नंबर 1 पर आ गए हैं। चीन को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। भाई इंडियंस अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों कि किसी चीज में मेहनत करें या ना करें, लेकिन पॉपुलेशन को बढ़ाने में तो हमने मेहनत करी दी है और मेहनत का रिजल्ट आया है। जैसा आप लोग देखते हैं 2022 के अंदर भारत की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से डेटा रिलीज किया जिसमें बताया गया कि भारत के लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री भारत बन चुका है। तो भारत अब इस मामले में तो सबसे आगे बढ़ ही चुका है अगर हम लोग देखें दोस्तों, है ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो कंट्रीज अपने साइज में बड़ी है, अकॉर्डिंग टू दी साइज, भारत आकार के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, पॉपुलेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं दोस्तों कि वर्तमान समय में भारत दुनिया का नंबर 1 पे देश। यहां पर अलग अलग आपको डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग आपको कल्चर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि यहाँ की ज्योग्राफी बहुत अजीब है। कहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको देखने को मिलते हैं कि हमारे यहाँ पर पर्वत हैं, पठार हैं, है ना। कहीं पर हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं, कहीं पर हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो कोस्टल एरिया हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग तरीके की सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, और इसीलिए जरूरत है कि भैया हम क्या करें कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सके। इसीलिए जरूरी है कि क्या किया जाए दोस्तों, इसीलिए जरूरी है कि हम लोग कम से कम 2 हाउसेस को तो लेके चलें। The bicameral legislature makes it possible to have every decision reconsidered. Every decision taken by one house goes to the other house for its decision. It means that every bill and policy would be discussed twice. This ensure a double check on every matter. Even if one house takes a decision in hustle, that decision will go to the discussion in the other house and reconsideration will be possible. और अगर देखा जाए, एक शब्द आपने सुना होगा, एक फ्रेज आपने सुनी होगी, एक कहावत आपने सुनी होगी, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, या फिर अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत खराब आता है। अगर हमारे यहां पर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर अगर हमारे पास एक ही हाउस होता, मान लो कि अगर लोकसभा होता, और लोकसभा क्या करता दोस्तों कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करने की कोशिश करता, तो बहुत बार ऐसा हो सकता था कि ये लोग गलत कानून बना सकते थे। अब हमारे पास ये 2 हाउस हैं कि लोकसभा से राज्यसभा में पहुंचता है, फिर राज्यसभा के एमपीज वहां पर डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या इस चीज पर हमें कानून बनाने की जरूरत है, क्या इस चीज पर हमें लॉ बनाने की जरूरत है। और जब दोबारा से रिकंसिडरेशन की जाती है, जब दोबारा से डिस्कशन किया जाता है, तो उसके अच्छे तरीके से आप क्या देखते हैं दोस्तों कि हमारे सामने उसके डूज एंड डोंट्स आ सकते हैं कि क्या हमें इस पर कानून बनाना है या फिर नहीं बनाना। तो 2 सेशंस होने से या फिर 2 हाउस होने से हमारे पास एडवांटेज ये है कि एक तरीके से ना हम लोग डबल डिस्कशन करते हैं, और इस डबल डिस्कशन से जो रिजल्ट आता है या फिर जो आउटकम आता है वो काफी बढ़िया हमें आता हुआ देखने को मिलता है। राज्यसभा की बात की जाए, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे दोस्तों राज्यसभा के बारे में। और राज्यसभा को हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पार्लियामेंट का अपर हाउस भी कहते हैं, है ना। ये क्या है दोस्तों कि अपर हाउस कहलाता है। डिस्कशन करते हैं, रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया। और जो हमारी राज्यसभा है बेसिकली क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है भारत की स्टेट्स को। वर्तमान समय के अंदर इन करंट सिनेरियो अगर हम लोग देखें, हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। तो 28 स्टेट से क्या किया जाता है दोस्तों कि हमें देखने को मिलता है कि एज पर दी पॉपुलेशन, है ना, जनसंख्या के हिसाब से लोगों को क्या किया जाता है दोस्तों कि हम लोग राज्यसभा के अंदर एमपीज के तौर पर आते हुए देखने को मिलते हैं। एन इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी। और ये कैसी है बेटा कि आप लोग देखेंगे कि कभी आपको ये नहीं सुनाई देगा कि भैया राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि लोग
लोग जो आप और हम हैं, सिटीजन्स जो हैं, वो राज्यसभा के लोगों को नहीं चुनते हैं। पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट इलेक्ट राज्यसभा एमपी, है ना। लोग जो हैं, आप और हम क्या नहीं करते, राज्यसभा के एमपीज को नहीं चुनते हैं, ये इनडायरेक्टली तरीके से चुने जाते हैं, ये हमने देखा। उसी के साथ साथ रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट इलेक्ट मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन टर्न इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करें कि एक हमारा स्टेट है यूपी। अब यूपी के अंदर क्या होगा बेटा कि यूपी के अंदर हम देखते हैं कि यूपी लेजिस्लेचर हमें देखने को मिल रहा है, या फिर यूपी की असेंबली हमें देखने को मिल रही है। और यूपी की असेंबली के अंदर क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, यूपी की असेंबली के लिए या फिर यूपी विधानसभा के लिए यहां के एमएलएस को चुनेंगे, जिनको हम लोग विधायक कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारे पास एक स्टेट है, एक राज्य है जिसका नाम है यूपी। यूपी के अंदर यूपी की असेंबली है, ऐसी बिहार के अंदर बिहार असेंबली है, तेलंगाना के अंदर तेलंगाना की असेंबली है। आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर पंजाब असेंबली है, हर राज्य के अंदर अपनी विधानसभा होती है। तो यूपी असेंबली के लोगों ने, यूपी के लोगों ने क्या किया कि अपनी विधानसभा के लिए अपने मेंबर्स को चुना, जिनको हम लोग एमएलए या फिर विधायक कहते हैं। अब ये जो एमएलएज होंगे ना, ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये एमएलएज अपनी स्टेट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे कि हमारी स्टेट के मामलों को राज्यसभा के अंदर रखा जाए, नेशनल लेवल पर रखा जाए। तो ये जो हमारे एमएलएज होंगे, ये क्या करेंगे बेटा कि ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा दोस्तों, हमें देखने को मिलता है कि इनको अब ये जो हमारे एमएलएज होंगे, ये अब राज्यसभा के अंदर मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो जनता एमएलएस को चुन रही है ना। पीपल ऑफ इंडिया क्या कर रही है, एमएलएस को चुन रहे हैं, विधायकों को चुन रहे हैं। अभी जो चुने हुए विधायक हैं, ये क्या करते हैं, अपने राज्य से राज्यसभा के मेंबर्स को चुनकर भेज रहे हैं, है ना। तो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन के राज्यसभा के अंदर अगर हम लोग देखें कि भैया आखिर प्रोसेस क्या है, ये तो समझा दो। एक बार हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि राज्यसभा का ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन यहां पर हमारे सामने नहीं रहे। देश के सभी हिस्सों के लिए समान प्रतिनिधित्व, चाहे उनका आकार या जनसंख्या कुछ भी हो, सीमित प्रतिनिधि कहा जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज ऑफ द पॉपुलेशन कॉल्ड अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन। पार्ट्स ऑफ इंडिया मे बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, मींस दैट रीजन और पार्ट्स हैविंग लार्जर पॉपुलेशन वुड हैव मोर रिप्रेजेंटेशन इन द सेकंड चेंबर दैट रीजन हैविंग लेस पॉपुलेशन। तो यहीं पर बात बताई गई कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से राज्यसभा के अंदर इतनी सारी स्टेट्स हमें देखने को मिल रही हैं, 28 स्टेट्स, जितने लोग जो यूपी से हमें राज्यसभा में आते हुए दिखेंगे, क्या उतने ही लोग हमें सिक्किम से आते हुए दिखेंगे, क्या उतने ही हमें गोवा से आते हुए दिखेंगे? नहीं। जिन इलाकों की पॉपुलेशन, जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है, वहां से राज्यसभा में कम बंदे आएंगे, वहां से राज्यसभा के अंदर कम एमपीज आएंगे, और जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से आपको ज्यादा आप देखते हैं कि मेंबर ऑफ राज्यसभा या फिर मेंबर ऑफ आप देखते हैं कि राज्यसभा के लिए सिलेक्शन होता हुआ हमें दिखेगा। State with large population gets more representative than states with smaller population। यही बात बताएगी कि जो राज्य बड़े होते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, वहां से ज्यादा जो आप देखते हैं कि लोगों को राज्यसभा के अंदर अपॉइंट किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है। और जो लोग आपको, और जो स्टेट्स आपको कम पॉपुलेशन वाले दिख रहे हैं, जैसे हमारा गोवा हुआ, सिक्किम हुआ, इन स्टेट्स के अंदर आपको कम आप देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश हुआ, इन स्टेट्स के अंदर आपको दिखता है दोस्तों कि कम रिप्रेजेंटेशन हमें राज्यसभा में दिखेगी। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, राज्यसभा के जितने भी हमारे मेंबर्स आपको आते हुए दिखते हैं बेटा, ये 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये बात हमने यहां पर आपके सामने रखी। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें दोस्तों, और कैन गेट री इलेक्टेड, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दोबारा से भी री इलेक्ट किए जा सकते हैं, कि अगर एक टेन्योर पूरा हुआ तो दोबारा से भी उनको आप देखते हैं कि राज्यसभा के अंदर स्टेट के जो एमएलएज होंगे, दोबारा से उसी बंदे को भेज सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर, 6 साल पूरे होने के बाद। ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म एट द सेम टाइम। और ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे जितने भी हमारे राज्यसभा के ये मेंबर्स होंगे, इन सभी का टेन्योर या फिर इन सभी की 6 साल एक साथ पूरे होते हैं। तो सर होता क्या है, एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट। तो होता क्या है कि अगर हम लोग देखें दोस्तों कि हमारे पास 250 सीट्स है राज्यसभा के अंदर, इसके अंदर से हम लोग देखते हैं कि 1/3 जो हमारी सीट्स होती हैं, वो हर साल आप देखते हैं कि हर 2 साल के अंदर वैकेंट होती रहती हैं। प्रोसेस इस तरीके से बनाया गया है, सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि हर साल आप देखते हैं, हर आने वाले 2 सालों के अंदर आपको देखने को मिलता है कि 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो आपको कैसे होते हुए दिखते हैं, उनका टेन्योर या फिर उनकी जो कार्य अवधि है, उनकी जो समय अवधि है वो कंप्लीट होती है। सारे के सारे मेंबर्स एक ही टाइम के अंदर क्या होंगे, अपनी टाइम को पूरा कर लेंगे, ऐसा होता हुआ हमें देखने को नहीं मिलता है। दी राज्यसभा इज नेवर फुल्ली डिसॉल्व। और राज्यसभा क्या है बेटा कि कभी भी डिसमिस नहीं होती है, या फिर उसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक स्थायी सदन के
के नाम से या फिर एक परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं। राज्यसभा ऑल्सो हैव 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स दीज। और ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग देखें दोस्तों कि हमारे राज्यसभा में टोटल है 250 मेंबर्स, और इसके अंदर से अगर आप लोग देखें दोस्तों तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर से हमें देखने को मिल रहा है कि अराउंड जो 12 मेंबर्स हैं ना राज्यसभा के अंदर, वो कहां से आते हैं, वो राष्ट्रपति जी के जरिए, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके जरिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब सर ये 12 लोग कौन होते हैं, क्या प्रेसिडेंट किसी को भी चुनकर भेज सकते हैं? नहीं। इंडिया के अंदर वो लोग जो आपको कैसे दिखते हैं दोस्तों कि जो किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर अच्छा काम कर चुके होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का एमपी बनाया गया था, तो क्या वो किसी स्टेट के एमएलएस के जरिए चुनकर भेजे गए थे? नहीं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बहुत ही सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, एक्ट्रेस रही हैं, जिनका नाम है रेखा, है ना, उनको भी आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि उनको भी एक तरीके से एमपी बनाया गया था या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का बनाया गया था। तो वो कैसे बनी थी? अगर कोई इंसान आप देखते हैं दोस्तों कि साइंस के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में या फिर सोशल वर्क के फील्ड में कोई अच्छा काम कर चुका होता है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं दोस्तों उनको क्या कर देते हैं, राज्यसभा का एमपी बना देते हैं। और प्रेसिडेंट के पास 12 ऐसे नॉमिनीज होते हैं या फिर 12 ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने राज्यसभा की जो पूरी की पूरी कहानी रही, क्या है राज्यसभा, किस तरीके से काम करता है और उसका काम करने का प्रोसेस किस तरीके से है, उसको हमने आप सभी के सामने पेश किया। बढ़ते हैं लोकसभा की तरफ। भारत की पार्लियामेंट का, हमारे इंडिया के संसद का एक बहुत ही जबरदस्त आप देखते हैं दोस्तों कि हिस्सा, जिसको हम लोग लोकसभा कह रहे हैं। और भारत का ये जो लोकसभा है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कि इसको लोकसभा भी कहते हैं या फिर इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और जो लोकसभा है उसको हम लोग लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड। तो अगर हम लोग देखें कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी लोकसभा के मेंबर्स आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे लोकसभा के जो सांसद हैं या फिर ये जो एमपीज हैं, ये लोगों के जरिए ही, आप और हम जो 18 साल से बड़े हैं वो क्या करते हैं, अपने एरिया से एमपीज को चुनते हैं और सारे के सारे जो लोकसभा के एमपीज हैं इनका चयन होता है, इनका सिलेक्शन होता है। ऐसे ही जो हमारी स्टेट असेंबलीज होती हैं या फिर जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, उसके अंदर जो हमारे विधायक होते हैं या फिर एमएलए होते हैं, उनको भी आप और हम चुनते हैं, है ना। ये बात हमने यहां पर देखी। इसी के साथ साथ फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द एंटायर कंट्री स्टेट इन अ केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिवाइडेड इनटू टेरिटरीज कॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन। और हमारी कंट्री भारत के अंदर हम लोग देखें दोस्तों कि अगर हम लोग राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या फिर अगर हम लोग देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमने ना अपने पूरे भारत को 500, आप क्या देखते हैं दोस्तों कि प्लस हमारा जो क्या है दोस्तों कि आप देखते हैं कि जो हमारी टेरिटरीज हैं उसके अंदर बांटा हुआ। तो लोकसभा के अंदर अगर हम बात करें या फिर अगर आप लोग राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं या फिर अगर आप लोग राज्य की विधानसभाओं के संदर्भ में बात करते हैं, तो हमने क्या किया है, पॉपुलेशन के हिसाब से जिस जिस राज्य के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पर हमें ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखने को मिलती हैं। इस तरीके से हमने डिवाइड किया है। आर रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड फॉर ईच constituency through universal adult surface where the value of vote of every individual would be equal to another। और यहां पर देखा जाए कि इंडिया के अंदर हमने क्या किया है दोस्तों कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी या फिर आप देखें कि जो हमारे यहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यूज किया जाता है। भारत जब से आजाद हुआ है और जब से हमारे पहले इलेक्शन आपको होते हुए देखे हैं 1952 और करंट टाइम में जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए 2024, इन सारे के सारे इलेक्शंस के अंदर अगर देखा जाए या फिर जितने भी बार हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट इलेक्शंस होते हुए देखे हैं, हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शन का पैरामीटर यही है कि अगर आप 18 साल से बड़े हैं, शुरुआत में 21 साल था, बाद में इसको 21 से 18 किया गया, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सोशल ग्रुप या फिर आप देखते हैं किसी भी लैंग्वेज के बोलने वाले हो, आपको इंडिया के अंदर अपने नेता को इलेक्ट करने का मौका मिलेगा। और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट सरफेस के नाम से जान रहे हैं कि जहां पर हर एक इंसान के वोट की वैल्यू इक्वल होगी। और यह भी बात है कि मान लो एक तरीके से यह भी बात रखी जाती है कि आप सभी लोग वोट दे सकते हैं और ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, अगर आप ज्यादा अमीर हैं तो आपके वोट की वैल्यू डबल होगी या फिर ट्रिपल होगी। नहीं, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे अमीर से अमीर आदमी हो, चाहे पावरफुल हो या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि कमजोर हो, चाहे आप देखते हैं कि रिच हो या फिर पुअर हो, कंट्री के अंदर रहने वाला कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो उन सभी के वोट की वैल्यू को एक ही कंसिडर किया जाएगा। यह बात हमने यहां पर देखी। एट represent there are 543 constituencies। और अगर हम लोग देखें दोस्तों कि भारत की लोकसभा के अंदर हमने 543 constituencies या फिर जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 543 के करीब अपन को देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों यहां पर हमारे सामने है कि फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की जो हमारी पार्लियामेंट है ये किस तरीके से काम कर रही है या फिर इसके काम करने का क्या पूरा का पूरा पैरामीटर है, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेजिस्लेचर फंक्शन के हमारी जो पार्लियामेंट है या फिर जो हमारी संसद है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है दोस्तों, क्या करते हैं, क्या करना, एक तरीके से लॉस को बनाना या फिर कानून को बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना। Enable legislature to the country. The parliament often merely approves legislatures.
द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर सेंटर। तो अगर देखा जाए कि हमारा जो पार्लियामेंट है ना, ये क्या करता है दोस्तों कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक तरीके से लोगों के सामने या फिर देश के सामने अलग अलग तरीके के जो कानून बनाए जाते हैं वो रखे जाते हैं, है ना। और होता क्या है दोस्तों कि अगर हम लोग देखें कि हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर, है ना, और प्राइम मिनिस्टर क्या है दोस्तों कि अपनी एक टीम बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। अब ये जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास हेल्थ के लिए हेल्थ मिनिस्टर, आप देखते हैं दोस्तों की डिफेंस के लिए डिफेंस मिनिस्टर, हमारे लिए आप देखते हैं दोस्तों की लेबर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर दूसरे देशों से बात करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर अकेला देश को नहीं संभाल सकता, उसको अपनी एक टीम चाहिए, उस टीम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है या फिर मंत्री परिषद कहा जाता है। और ये मंत्री परिषद क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई लॉज या फिर कोई कानून बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन मंत्रीज के पास या फिर ये जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं इनके पास इतना एक्सपीरियंस थोड़ी होता है, ये तो 5-5 साल के लिए पढ़ आते हैं और इनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जो ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते हैं। इसीलिए क्या है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर आपको दिखता है दोस्तों कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो इन सीओएम के या फिर जो आप देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, है ना, उनके सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये वाला लॉ बनाना है, ये वाला लॉ बनाना है। और फिर ये जो मंत्री लोग होते हैं या फिर ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये संसद में खड़े होकर उसको नेशन के सामने या फिर देश के सामने रखते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीजें हमें यहां पर होते हुए बताई गई। The substance and even the timing of a bill are decided by the cabinet। उसी के साथ साथ किस तरीके से आप देखना है दोस्तों कि बिल को रखा जाएगा, ये बिल क्या है हम इसे आगे देखने वाले हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमें अपने बिल्स को रखना है संविधान के हमारे हमारे संसद के अंदर या फिर हमारे पार्लियामेंट के अंदर। ये सारी की सारी चीजें आप देखते हैं दोस्तों कि कैबिनेट के जरिए या फिर जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं इनके जरिए रखी जाती है। नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। और कोई भी बिल अगर आप देखें दोस्तों कि एक बड़ा बिल है तो वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स के मौजूदगी के बिना या फिर उनकी एक्सेप्टेंस के बिना बिल्कुल भी संसद में अप्रूव नहीं किया जा सकता। मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स कैन आल्सो इंट्रोड्यूस बिल्स बट दे हैव नो चांस टू ब्रिंग पास्ड विदाउट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। और देखा जाए दोस्तों कि अगर कोई इंसान है जो एमपी तो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, मगर वो आप क्या देखते हैं दोस्तों कि वो मिनिस्टर नहीं है, तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी बिल को प्रेजेंट कर सकता है। मगर आप देखें दोस्तों कि एक तरीके से ये पूरा सपोर्ट नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से, आप देखते हैं दोस्तों कि उसको पास किया जाए इसके लिए कोई अश्योरेंस नहीं दी जाती है। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। दूसरा फंक्शन हमारे संसद का क्या है, टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरस्टेप इट्स अथॉरिटी एंड रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। और अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों एक तरीके से यही बात की जाती है कि जो हमारा अगर हम लोग अपनी एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हमारी एग्जीक्यूटिव हमें दो हिस्सों में बढ़ते हुए देखने को मिलती है। एक कहलाती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरी कहलाती है आप क्या देखते हैं दोस्तों कि हमारी टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे जितने भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं ना ये रखे जाते हैं, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे क्या है दोस्तों कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे आईएएस हो या फिर आईपीएस हो या फिर आईएफएस हो, इनको रखा जाता है। ये हमारी कार्यपालिका है, इसको हम लोग स्थायी कार्यपालिका कहते हैं और इसको हम लोग अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि जितने भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आए हैं, हमारा संसद एक तरीके से उन पर नजर भी रखता है कि ये सारे के सारे मिनिस्टर्स क्या करें, लोगों से जो वादे कर आए हैं उसको पूरा करें। और एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आपको दिखता है कि जो दूसरे एमपीज होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या फिर प्राइम मिनिस्टर को बताते रहते हैं कि भाई आपने जो वादे किए थे उनको निभाना पड़ेगा, है ना। और ये संसद के अंदर ये सारी चीजें की जाती हैं। फाइनेंशियल फंक्शन और फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमारा संसद या फिर हमारी पार्लियामेंट डील करती है उसको देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, संसद के या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र के अंदर लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन एंड द वे इन विच मनी इज यूज बाय द गवर्नमेंट। उसी के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के पास आप देखते हैं कि हमसे ही पैसा आता है। देश के लोग क्या करते हैं, हर एक सामान के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, आप क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं। जैसे अगर आपने अभी आप हमारी क्लास आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसके लिए आपने इंटरनेट को जरूर रिचार्ज कराया होगा। अगर आपने इंटरनेट का कोई भी कनेक्शन लिया होगा, उस इंटरनेट को आप देखते हैं दोस्तों कनेक्शन लेने के लिए भी आपने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा। हर एक सामान जो भी आप खरीदते हैं, चाहे साबुन हुआ, तेल हुआ, या फिर आप देखते हैं कि कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस पर थोड़ा थोड़ा आप देखते हैं कि कलेक्शन होकर गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। देश की पॉपुलेशन अराउंड 140 करोड़ है। अब जब देश के 140 करोड़ लोगों से पैसा पहुंचेगा तो बहुत सारा हो जाता है। अब ये जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है इसको कहां पर यूज करना है, कितना हेल्थ में यूज होगा, कहां पर आप देखते हैं कि हमें डिफेंस में यूज करना है, कितना एजुकेशन पर यूज करना है, कितना वुमेन एम्पावरमेंट पर यूज करना है, कितना हमें क्या करना है दोस्तों कि अपनी इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने में करना है, कितने पैसे से रोड बनाने हैं। ये सारी जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है इसको किस तरीके से यूज करना है ये हमारी पार्लियामेंट के जरिए ही गाइड किया जाता है।
उसी के साथ साथ इफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोसेस टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स इट हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ लोकसभा। और उसी के साथ साथ अगर देश के अंदर आप देखें दोस्तों कि कोई नए तरीके का टैक्स गवर्नमेंट के जरिए रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसको लोकसभा के अंदर पहले पास होना होगा, और लोकसभा से होते हुए दोस्तों आप देखते हैं कि दोस्तों उसको फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के साइन होकर वो हमें पूरे तौर पर टैक्स बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि जीएसटी बिल जब आया 2016 के आसपास तो वो लोकसभा से ही हमें पास होता हुआ देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, है ना। एक और हमारा सामने यहां पर पॉइंट है, द फाइनेंशियल पावर ऑफ अ पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट टू रेस्क्यू ऑफ द गवर्नमेंट टू implements its program. The government has to give an account of legislature about the money it has spent and resources that is wishes to raise. The legislature also ensure that the government does not misspend or overspend. It is done through the budget and annual function statement. और उसी के साथ साथ देखो दोस्तों कि देश के लोगों से गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा आता है टैक्स के तौर पर। अब इस टैक्स का कभी ऐसा ना हो जाए दोस्तों कि मिसयूज हो जाए। हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम बजट बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बजट को बनाती है। आपकी मम्मी भी ऐसे ही करती होंगी, आपकी फैमिलीज के अंदर भी ऐसा ही होता होगा। हर महीने या तो आपके मम्मी या पापा कहीं ना कहीं से जॉब कर रहे होंगे या तो कुछ ना कुछ बिजनेस होगा और उसके जरिए कुछ ना कुछ पैसा आपके पास आता होगा। फिर क्या किया जाता है कि आपके पेरेंट्स एक तरीके से बजटिंग करते हैं कि भैया हमें राशन कितने का लाना है, हमें एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, हमें इंटरनेट पे कितना खर्चा करना है, हमें शादी ब्याह जो इस महीने आ रही है कितना खर्च करना है, त्योहार पे कितना खर्च करना है। तो पूरी बजट बनाई जाती है और उसमें से कुछ सेव भी किया जाता है। कुछ ऐसा ही देश के लिए भी होता है और इसके लिए आप देखते हैं दोस्तों कि प्रॉपर बजट बनाया जाता है और उस बजट के हिसाब से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हर एक साल देश को चलाने की जिम्मेदारी की जाती है। और एक तरीके से जो हमारा पार्लियामेंट है ना, ये क्या करता है दोस्तों कि एक तरीके से गवर्नमेंट को पैसा देता है कि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर आए जिससे देश को हम लोग आगे बढ़ा सकें और गवर्नमेंट के पास किसी तरीके की पैसे की कोई कमी ना हो। ये पॉइंट हमने देखा। उसी के साथ साथ दोस्तों एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है जिसे कहा जा रहा है रिप्रेजेंटेशन। अभी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द डाइवर्जेंट व्यू ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन, सोशल, इकोनॉमी, रिलीजियस ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो पार्लियामेंट के अंदर हमें 543 मेंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। ये इंडिया के अंदर आपको साउथ इंडिया से भी आते हुए दिखते हैं, नॉर्थ इंडिया से भी, वेस्ट इंडिया से भी और आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया से भी। इसमें हिंदी स्पीकिंग भी होते हैं, इसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, गुजराती, मलयालम, हर लैंग्वेज और हर कल्चर और हर सोशल ग्रुप के लोग आपको इंडिया के पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर आपको आते हुए दिखते हैं और ये हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के साथ साथ डिबेटिंग फंक्शन के लोकसभा के अंदर आपको क्या होता हुआ दिखता है दोस्तों कि डिबेट्स होती हुई दिखती हैं, एक तरीके से वाद विवाद होता हुआ दिखता है। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिबेट इन द कंट्री। सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर अगर कहीं डिबेट होती है तो वो हमारी पार्लियामेंट में ही आपको होते हुए देखने को मिल रही है। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन के डिस्कशन हो कितने लेवल का हो, किस तरीके से हो, तो उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, डिस्कशन किया जा सकता है। कोई भी एमपी किसी भी मिनिस्टर से सवाल पूछ सकता है कि भैया आप अगर हेल्थ मिनिस्टर हैं तो आप हमारे एरिया के अंदर कितने हॉस्पिटल बनाएंगे, कब तक बनाएंगे, आपने जब इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो आपने वादा किया था। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। दी मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन द मैटर विदाउट एनी फियर। जो भी मेंबर हैं, जिस भी इलाके से वो जीत कर आए हैं, अगर वो अपने इलाके के अंदर किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि मुझे लगे कि मैं एक एमपी हूं और मेरे यहां पर रोड्स अच्छे नहीं है, तो मैं रोड मिनिस्टर से या फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से पूछ सकता हूं कि भाई हमारे यहां पर रोड्स अच्छे नहीं है, क्या आप बताएंगे, आपका क्या प्लान है। और उनको फिर कुछ ना कुछ आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन देना होगा मिनिस्टर को। ये बिना फियर के कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, कोई भी एमपी किसी भी मिनिस्टर से पूछ सकता है। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज एंड एवरी इशू दैट फेसेस इन द नेशन। उसी के साथ साथ इसके जरिए जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनको पता चल सकता है कि देश में किन किन जगहों पर क्या क्या मसले हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देयर डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन। और देखा जाए जितनी भी हमारे डिस्कशन हमारे संसद के अंदर या फिर लोकसभा के अंदर होते हैं वो भारत की एक डेमोक्रेसी की जान हमें दिखाते हैं। उसी के साथ एक और हमारा पॉइंट है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, जिसे कहा जाता है इलेक्टोरल फंक्शन। द पार्लियामेंट आल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शंस। इट रिप्रेजेंट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर देखा जाए ना कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं या फिर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनको किस तरीके से चुना जाता है दोस्तों, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि देश के अंदर जितने भी हमारे एमएलएज हैं वो, उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि देश के अंदर हमारे जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज हैं, ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ये लोग अपना वोट देते हैं और इन्हीं के वोट से देश में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का हमें चुनाव होता हुआ दिखता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भैया जा रहे हैं राष्ट्रपति का चुनाव में वोट देने के लिए। नहीं, देश के अंदर
लोग एमएलएस को चुन रहे हैं यानी कि विधायकों को, देश के अंदर लोग अपने इलाके से एमपीज को चुनते हैं यानी कि सांसदों को, और ये एमपीज और एमएलए मिलकर क्या करते हैं दोस्तों कि देश के राष्ट्रपति या फिर वाइस प्रेसिडेंट को या फिर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, जिसे कहा जा रहा है जुडिशियल फंक्शन। द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ अ पार्लियामेंट इंक्लूड्स कंसिडरिंग द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। और अगर ये देखा जाए कि भैया अगर देश का कोई प्रेसिडेंट है और ये प्रेसिडेंट क्या कर रहा है दोस्तों कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहा है, या फिर देश के अंदर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का हेड है, अगर ये तीनों में से कोई भी देश के संविधान के अनुरूप या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहा है, क्या इनको हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। हमारी आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा के हैं, इनके 2/3 सदस्य यानी कि 2/3 मेंबर्स अगर इस बात पर अग्री हों कि भाई जो प्रेसिडेंट है या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और 2/3 मेंबर्स अगर इस बात पर तैयार हो, तो क्या किया जा सकता है? प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, जिसे हम लोग हिंदी में महाभियोग कहते हैं। और ये पावर हमारी लोकसभा और पार्लियामेंट के पास है, वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको भी हटा सकते हैं। अब यहां से हमने क्या किया दोस्तों कि कुछ हमारे पॉइंट्स को एक एक कर रखा। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि यहां से ना हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस ऑफ हमारी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग यहां से पावर ऑफ लोकसभा के बारे में आपके साथ चीजों को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मेक्स लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखो हमारे पास क्या है बेटा, आप सभी को पता है कि हमारे पास 3 तरीके की गवर्नमेंट है, आप सभी को जानते हैं, है ना। कौन सी गवर्नमेंट है? एक कहलाती है यूनियन गवर्नमेंट या फिर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, एक कहलाती, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, जिसे हम लोग केंद्रीय सरकार भी कहते हैं, कि पूरे देश का ध्यान रखा जाए, है ना। ऐसे ही हमारी हर राज्य के अंदर, हर स्टेट के अंदर हमारी एक स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार होती है। जैसे यूपी के लिए यूपी गवर्नमेंट, बिहार के लिए बिहार गवर्नमेंट, एमपी के लिए एमपी गवर्नमेंट, राजस्थान के लिए राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक। और तीसरे लेवल की जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। और ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हमने 2 हिस्सों में बांटते हुए देखा। ये क्या है दोस्तों कि एक पंचायतों के लिए, गांव को अच्छा करने के लिए, और हमारी सिटीज को अच्छा करने के लिए हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर नगर पालिका आपको आती हुई देखने को मिल रही है ना। ये हमने यहां पर आपके सामने रखा। अब ध्यान देने वाली बात है क्या कि हमारे देश के अंदर ये जो तीनों की तीनों गवर्नमेंट्स हैं, या फिर ये जो 2 गवर्नमेंट्स प्राइमरीली आपको देखने को मिल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, इनके लिए क्या किया गया बेटा कि इनके काम्स को बांट दिया गया, इनकी वर्क को बांट दिया गया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दिया गया है। तो यूनियन लिस्ट हमारे देश के अंदर एक लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या काम हो सकते हैं। ऐसी एक हमारे पास स्टेट लिस्ट भी है। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या है कि स्टेट के क्या क्या काम है, स्टेट किन किन चीजों पर काम कर सकती है, क्या क्या कानून बना सकती है, वो हमें स्टेट लिस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। और एक कहलाती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कंकरेंट लिस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। अब कंकरेंट लिस्ट के अंदर पता है क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट के अंदर देश के कुछ ऐसे इश्यूज या फिर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, देश के अंदर जो हमारा डिफेंस है, देश के अंदर जो हमारी सुरक्षा है, देश को सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, तो वही इस पर कानून बनाएगी। देश के अंदर आप देखते हैं करेंसी को छापना या फिर पैसे को प्रिंट करना या फिर उससे रिलेटेड कोई नियम बनाना, वो ये जिम्मेदारी हमारी यूनियन गवर्नमेंट की है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की है, हमारी आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हमारी स्टेट राज्य सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती, ठीक। ऐसे ही अगर आप लोग देखें दोस्तों तो हमें देखने को मिलता है कि हर एक स्टेट के अंदर क्या होगा दोस्तों, आप देखते हैं कि पुलिस होगी और पुलिस को अच्छे तरीके से संभाला जाएगा। तो हर स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी वहां की स्टेट गवर्नमेंट की है। हर स्टेट की एक अपनी पुलिस है, यूपी पुलिस यूपी के लिए, बिहार पुलिस बिहार के लिए, ठीक है। तो क्या क्या इश्यूज पर यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, वो हमारे आपको कहां पर देखते हैं? वो हमारे यूनियन लिस्ट में देखने को मिलते हैं। और किन किन मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन मुद्दों पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, वो हमें स्टेट लिस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। देश के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे है एजुकेशन। अब देश के अंदर एजुकेशन को बेहतर करना, इसकी जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, और इसी के साथ साथ हमारी राज्य सरकारों की या फिर आप देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की भी है। इसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची कह रहे हैं। तो अगर आप देखें दोस्तों कि हमारा जो लोकसभा है वो क्या करता है, वो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन दोनों में जो बातें रखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग अपने लॉस को बनाता है। कैन इंट्रोड्यूस एंड इनेक्ट मनी एंड नॉन बिल बिल। और देखा जाए दोस्तों कि हमारे यहां पर लोकसभा के अंदर
मनी बिल, देश के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि बजट संबंधी या फिर पैसे संबंधी कोई भी बिल यहां पर रखा जा सकता है। अप्रूव प्रपोजल फॉर टैक्सेशन बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेट्स, और उसके अंदर क्या किया जाता है, हमारे जो लोकसभा के अंदर ही क्या किया जाता है कि देश के अंदर बजट और टैक्सेशन, अगर नए तरीके का टैक्सेशन आ रहा है तो उसको रखा जाता है। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रेजोल्यूशन एंड मोशंस एंड थ्रू नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर देखा जाए कि एक तरीके से क्वेश्चंस पे डिबेट, या फिर आप देखें दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट के पास अपनी मेजोरिटी कम हो जाती है, या फिर अगर गवर्नमेंट के साथ उनके 272 मेंबर्स नहीं होते हैं, तो उनको मेजोरिटी साबित करने के लिए लोकसभा के अंदर ही आना होता है। और ये सारी की सारी एक्शंस हमें यहीं पर होते हुए दिखते हैं, है ना। अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई बदलाव करना है तो वो भी लोकसभा के जरिए ही किया जाएगा। अप्रूव द प्रोक्लेम ऑफ इमरजेंसी, और अगर इमरजेंसी को लगाना है ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों कि देश के अंदर अगर आपातकाल लगाया जाएगा तो वो भी लोकसभा के एमपीज के जरिए ही किया जाता है। अब उसी के साथ साथ कुछ और हमारी पावर है कि इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, के इनके जरिए ही हमारे प्रेसिडेंट साहब या फिर वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका रिमूवल किया जा सकता है ना। एस्टैब्लिश कमिटीज एंड कमीशंस एंड कंसिडर द रिपोर्ट्स, हमारी लोकसभा क्या कर सकती है, अलग अलग कमिटीज और कमीशंस बना सकती है और इनकी रिपोर्ट्स मांगकर इन रिपोर्ट्स के जरिए देश के अंदर चीजों को बेहतर किया जा सकता है। राज्यसभा के पास क्या पावर है, कंसिडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू मनी बिल। देखा जाए दोस्तों कि हमारे यहां पर जो राज्यसभा है ये क्या कर सकता है दोस्तों कि ये नॉन मनी बिल के जो मनी बिल होगा ना, वो कहां पर आता हुआ दिखेगा, वो आपको लोकसभा के अंदर ही आता हुआ दिखेगा, राज्यसभा के अंदर नहीं आता। और अगर मनी बिल आ रहा है तो उस पर क्या कर सकता है दोस्तों कि वो सिर्फ लोकसभा में आएगा, राज्यसभा उस पर सिर्फ सजेशंस दे सकती है। अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये क्या कर सकता है कि राज्यसभा के पास भी देश के संविधान को बदलने का जिम्मेदारी दी गई है, ये इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं या फिर आप देखते हैं संशोधन कर सकते हैं। एक्सरसाइज कंट्रोल्स ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशन। तो ये सब चीजें जो लोकसभा में देखी थी वो यहां पर भी आपको होती हुई दिखेंगी, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होता है। पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, के यहां पर भी ये लोग क्या करते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी राज्यसभा का एमपी कहा जाता है, ये भी प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को चुनने में मदद करते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को आप देखते हैं दोस्तों की हटाया जा रहा है तो उसके अंदर भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर ऑफ इंक्लूड द स्टेट लिस्ट। और यहां पर यह बात बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताई गई कि जो हमारी राज्यसभा है ये अकेले उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो ये अकेले राज्यसभा के जरिए किया जा सकता है। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो राज्य सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने की शक्ति देती है। तो हमारी राज्य क्या है, जो हमारी राज्यसभा है वो क्या कर सकती है, जो हमारे स्टेट लिस्ट से संबंधित पॉइंट्स हैं उन पर क्या कर सकती है दोस्तों के नियम और कानून बना सकती है। अब यहां पर ना हमारी राज्यसभा के पास कुछ और स्पेशल पावर आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसको भी हम लोग एक एक कर आपके सामने यहां पर डिस्कस करते चलते हैं। द राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। और यहां पे देखा जाए कि राज्यसभा एक हमारा ऐसा संगठन है या फिर हमारे संसद का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर हर एक स्टेट से लोगों को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भेजा जाता है राज्यसभा के अंदर, जिससे हमारी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है, स्टेट के इश्यूज नेशनल लेवल पर डिस्कस किए जाते हैं। इट पर्पस टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ स्टेट, देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट मस्ट बी रेफर्ड टू द कंसर्न। और अगर देखा जाए कि स्टेट राज्यसभा को बनाने का पूरा ऑब्जेक्टिव यही था कि स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, स्टेट्स के अंदर कोई इशू है तो उसको नेशनल लेवल पर रखा जाए और स्टेट्स को साथ बढ़ाया जाए। पूरा नेशन आगे बढ़ेगा जब हमारी स्टेट्स बेहतर होंगी, यही बात को लेकर हमने अपनी राज्यसभा को फॉर्म किया। Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from state list or which only the state legislature can make law to either the union list to concurrent list in the interest of nation, the approval of Rajya Sabha is necessary. This is the provision adds to the strength of Rajya Sabha। और यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई कि जो हमारी अगर सेंट्रल हमारा जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट क्या करना चाहे दोस्तों, आप देखते हैं कि कोई ऐसा इशू है जो आपको देखने को मिलता है, हमें देखने को मिल रहा है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर अगर कोई भी आप देखें दोस्तों कि नई चीज को ऐड ऑन करना है या फिर हटाना है तो वो राज्यसभा से पूछे बिना नहीं हो सकता। यही बात यहां पर हमने आपके सामने आती हुई देखी। हाउएवर एक्सपीरियंस शोज दैट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंट देयर पार्टीज मोर देन दे रिप्रेजेंट द स्टेट। और ये देखा जाता है कि जो भी लोग राज्यसभा के अंदर चुनकर भेजे जाते हैं एमएलएस के जरिए, वो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, वो अपनी पार्टी के इश्यूज को या फिर अपनी पार्टी की बातों को या फिर अपनी पार्टी के जो विजन होता है उसको राज्यसभा के अंदर रखते हैं। अ बिल इज ड्राफ्ट
अ बिल इज ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स। अब यहां पर हमें क्या है दोस्तों कि हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ, एक नया पॉइंट हमारे सामने आएगा और उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर आपके सामने इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले अब देखिए हमारे पास यहां पर लोकसभा है ना, उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे सामने यहां पर राज्यसभा है। और हमारे सामने यहां पर हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। अगर इंडिया के अंदर कोई भी लॉ बनना है, लॉ का मतलब क्या है बेटा कि अगर इंडिया के अंदर अगर कोई भी कानून बनना है तो उसको बनाने का पूरा प्रोसीजर क्या है, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये महसूस किया गया कि हमारे यहाँ पर ना जो लेडीज हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक तरीके से बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं और एक नए कानून को बनाना चाहिए जिससे लेडीज को अच्छा और सिक्योरिटी दे सके। तो लोकसभा के अंदर इस पर डिस्कशन हुआ और लोकसभा के आप देखते हैं दोस्तों कि अराउंड 2/3 मेंबर्स ने सोचा कि हाँ भाई हमें एक नए कानून की जरूरत है। अभी ये कानून नहीं कहलाएगा, अभी ये लॉ नहीं कहलाएगा, अभी इस पर डिस्कशन हो रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि लोकसभा के अंदर से आप देखते हैं कि एक तरीके से डिस्कशन हुआ और लोकसभा के 2/3 मेंबर्स को लगा कि हाँ भाई हाँ हमें एक नए लॉ की जरूरत है और इसको क्या किया जाता है, फिर ये अपने आइडिया को या फिर अपने प्रपोजल को राज्यसभा के पास भेजते हैं। अब ये जो प्रपोजल गया है ना, इसी प्रपोजल को हम लोग बिल कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग बिल या फिर हिंदी के अंदर इसको अध्यादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इसको हम लोग बिल या फिर अध्यादेश कहते हैं। तो लोकसभा में डिस्कशन हुआ, लोकसभा से राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा के अंदर भी डिस्कशन होगा और वहां पर भी अगर ये पास हो जाता है, राज्यसभा के भी अगर मेंबर्स को लगता है 2/3 कि हाँ भाई इस पर कानून बनना चाहिए, फिर राज्यसभा से ये आप देखते हैं दोस्तों कि कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब ये राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास गया है तब भी आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, तब भी हम लोग इसको बिल ही कह रहे हैं, अभी तक ये देश के लिए कानून नहीं बना। फिर प्रेसिडेंट इसको पढ़ते हैं और प्रेसिडेंट को लगे कि भाई हाँ हाँ ये सारे सारे पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं और देश का संविधान भी ये कहता है और देश की लेडीज को सिक्योरिटी देने की जरूरत है। द मोमेंट प्रेसिडेंट साइंस, जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे वो बिल नहीं कहलाएगा, फिर उसको हम लोग लॉ कहेंगे या फिर वो देश का कानून बन गया। और अगर कोई उसको नहीं मानेगा, उसको तोड़ेगा, तो उस पर आप देखते हैं दोस्तों कि उस पर साइन किया जाएगा। तो हमारे देश के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें क्या बनता हुआ दिखता है, हमारे पूरे के पूरे जो लॉज हैं या फिर जो कानून है वो बनते हुए दिखते हैं। कितने तरीके के बिल हैं हमारे यहाँ पर, एक एक कर उन बिल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं या फिर जिनको हम लोग अध्यादेश कहते हैं। ये हमारे यहाँ पर कितने तरीके के, एक कहलाता है गवर्नमेंट बिल, एक कहलाता है प्राइवेट बिल, एक कहलाता है नॉन मनी बिल जिसके अंदर हम लोग ऑर्डिनरी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहते हैं, और एक कहलाता है मनी बिल। चलिए इनको एक एक कर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि देखते हैं, है ना। तो यहां तक तो हमने इन पॉइंट्स को देखा और इनकी सारी बातों को रखा कि बिल क्या है, किस तरीके से पूरा का पूरा हमारा प्रोसीजर हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हमारे सामने एक नया पॉइंट है कि हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, कि हमारे देश के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है वो किस तरीके से हमारी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट सिस्टम इंश्योर इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेज, पॉलिसी मेकिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड लॉ ऑफ पॉलिसी एंड ड्यूरिंग द पोस्ट इंप्लीमेंटेशन स्टेज द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज ऑफ वेरियस डिवाइसेस। तो हमारी कंट्री के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों कि जो हमारा लेजिस्लेचर है वो एक तरीके से पूरे तौर पर यह ध्यान रखता है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, चाहे परमानेंट या फिर नॉन परमानेंट, वो सारे के सारे बिल्कुल सही तरीके से काम करें। डेलिब्रेशन ऑफ डिस्कशन, अप्रूवल ऑफ रिफ्यूजल ऑफ लॉ, फाइनेंशियल कंट्रोल, उसी के साथ साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इन सभी चीजों के जरिए हम लोग देखते हैं कि क्या किया जाता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है ना वो एक तरीके से क्या करती है दोस्तों कि हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ या फिर जो हमारे एमपीज होते हैं, जो हमारे डिस्कशन करने वाले लोग होते हैं, उनको साथ लेते हुए चलती है। अब किस किस तरीके से कंट्रोल कर रही है, चलो उसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग, कि भैया अगर कानून बनाया जा रहा है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर या फिर मेंबर्स ऑफ हमारी पार्लियामेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन पॉलिसी डिस्कशन एंड एग्जीक्यूटिव एंड वेज इन विच पॉलिसीज आर इंप्लीमेंट। तो अगर डिबेट होती है कानून बनाने को लेकर तो उसमें जो मेंबर्स होंगे, चाहे आपको दिखता है दोस्तों कि अगर स्टेट में बन रहा है तो एमएलएज होंगे और अगर नेशनल लेवल पे बन रहा है तो आपको एमपीज दिखेंगे लोकसभा के, वो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपना इनपुट दे सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिलिबरेटिंग ऑन द बिल्स, कंट्रोल may also be exercised during the general discussion in the house, the question hour। अब क्या होता है दोस्तों कि हमें एक चीज दिखती है जैसे हम लोग कहते हैं दी क्वेश्चन आवर। ये क्वेश्चन आवर क्या है, which is held every day during the session of parliament, के अराउंड आप देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आवर होता है जिसके अंदर आप किसी से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी मेंबर से कोई भी, जैसे मान लो कि अगर मैं यूपी से आ रहा हूं और मैं यूपी के आप देखते हैं कि फर्रुखाबाद से एक एमपी हूं और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर से सवाल पूछना चाहता हूं, तो मैं क्वेश्चन आवर के अंदर क्या कर सकता हूं, हेल्थ मिनिस्टर से डिस्कशन कर सकता हूं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल कब बनेंगे, है ना। वेयर मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पॉन्ड फॉर सर्चिंग द क्वेश्चन, और मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा, जो
सवाल उनकी तरफ आ रही हैं मेंबर्स के जरिए, अलग अलग एमपीज के जरिए उसका आंसर देना होगा। जीरो आवर भी होता है एक, जिसको कहा जाता है जीरो आवर, वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट मे थिंक इंपॉर्टेंट। और उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि जीरो आवर एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो 12 बजे के आसपास रखा जाता है लोकसभा के अंदर स्पेसिफिकली या राज्यसभा में भी, जहां पर अगर किसी मेंबर को लगे कि देश के अंदर कुछ ऐसा इशू है जिस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है ना, अगर आप देखें दोस्तों कि देश के अंदर कोई ऐसी समस्या है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, तो इस जीरो आवर के अंदर आप अपना हाथ रेस कर या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि आप अपने जो हेड ऑफ दी सेशन है या फिर जो सदन है या फिर जो हाउस है उन पर उनके साथ चीजें रख सकते हैं। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि फिर आप उस मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं। मान लो कि अगर ये रियलाइज किया जाए कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है रोड्स का और उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा, तो आप जीरो आवर के अंदर अपनी बात रख सकते हैं और मिनिस्टर से सीधा सवाल भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस मोशन आर ऑल्सो बी डी। उसी के साथ साथ हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे सामने यहाँ पर ये तरीके के जो हमारे मोशंस होते हैं ये हमें आते हुए देखने को मिलते हैं और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको ये जवाब देना होगा जिस तरीके से एमपी सवाल पूछेंगे। परहैप्स द क्वेश्चन आवर इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ आस्किंग विलिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और देखा जाए जितने भी हमारी एग्जीक्यूटिव है यानी कि जितने भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाते हैं। क्या है दोस्तों कि ये जो हमारा एक तरीके से आप देखते हैं कि क्वेश्चन आवर, क्या आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन क्वेश्चन आवर एंड मैक्सिमम अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दैट। और जब भी क्वेश्चन आवर होता है तो सारे के सारे जो एमपीज हैं वो वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने इलाकों से संबंधित सवालों को डिस्कशन कर सकें और उनकी जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करा सकें। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एम टू इलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन हासिल के लिए किए जाते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट से होते हैं। जैसे अगर महंगाई बढ़ रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हमारे यहाँ पर कितना है, उसी के साथ साथ आपसे गवर्नमेंट से ही पूछा जाता है या फिर अलग अलग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स से कि अगर कहीं पर आप देखते हैं दोस्तों कि कोई राइट्स हो रहे हैं या उसको किस तरीके से रोका जाएगा। जो भी इशूज, बर्निंग इशूज हमें देखते हैं कंट्री के अंदर, उसको आप देखते हैं दोस्तों कि देश के पार्लियामेंट के अंदर हम लोग डिस्कस करते हुए देखते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कुछ और पॉइंट है। द डिस्कशन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर आर आल्सो हीटेड एंड इट इज नॉट अनकॉमन टू सी मेंबर्स रेज देयर वॉइस। और ऐसा भी होता है, आपने बहुत बार डिस्कशन देखा होगा लोकसभा राज्यसभा के अंदर कि एमपीज बहुत बार आप देखते हैं कि आउट ऑफ दी वे चले जाते हैं, बिलो दी बेल्ट हो जाते हैं, अपनी लिमिट्स को भूल जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज का भी यूज कर देते हैं और एक तरीके से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज होती है उसका यूज कर देते हैं, है ना। इस तरीके की बातें हमें आते हुए देखने को मिलती हैं, है ना। ऑफ द वेल, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो वॉक वेल होती है, जहां पर आप देखते हैं कि यहां पर एक तरीके से जो लोकसभा या राज्यसभा के हेड होते हैं वो बैठे होते हैं और एमपीज को, और जितने भी एमपीज होते हैं उनको यहां पर बैठना होता है। बहुत बार क्या होता है कि गुस्से में कोई एमपी अपनी बात कहते कहते आप देखते हैं कि हेड के पास भी आ जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से जो हमारा एक अच्छा टाइम डिस्कशन के लिए होना चाहिए था, फिर आप देखते हैं जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो उस सेशन को जल्दी से जल्दी डिसॉल्व किया जाता है ताकि यहां पर डिस्कशन सही तरीके से हो सके। At the same time, we must remember that many of these actions are political techniques to gain concessions from government and in the process force executive accountability। उसी के साथ देखा जाए बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभार जो ये लड़ाइयां कर दी जाती हैं या फिर ये जो इश्यूज आते हुए दिखते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि मेन मुद्दों से हटाया जा सके। अगला पॉइंट हमारे सामने है अप्रूवल ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द लॉज। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि इस पॉइंट को हम लोग एक एक कर हम लोग देखते हैं कि कानूनों के बारे में हमें एक एक तरीके से चीजें दिखेंगी कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज आल्सो एक्सरसाइज थ्रू द इट्स पावर ऑफ रेक्टिफाइनेशन। बिल कैन बी बिकम अ लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। के कोई भी जो बिल है वो तब तक लॉ नहीं बनता जब तक उस पर पार्लियामेंट के लोग अग्री ना हो। अ गवर्नमेंट दैट हैज द सपोर्ट ऑफ डिसिप्लिन्ड मेजॉरिटी मे नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। और अगर आपके पास मेजॉरिटी है, मान लो कि अगर किसी भी पार्टी को देश के अंदर गवर्नमेंट बनानी है लोकसभा के अंदर, तो आप देखते हैं कि 543 में से उनके पास 272 मेंबर्स का होना जरूरी है। और अगर आपके पास इतने मेंबर्स हैं तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी बिल को बना सकते हैं। सच अप्रूवल्स हाउएवर कैन नॉट बी टेकन ग्रांटेड। और अगर देखें दोस्तों कि अगर आपके पास इस तरीके की मेजॉरिटी है तो इसको आप लोग गलत तरीके से यूज ना करें, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही चीजें या फिर जो लॉज है उनको बनाया जाना चाहिए। यही पॉइंट हमें यहां पर आते हुए देखने को मिल रहा है। देयर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ intense bringing the negotiation amongst the members of ruling party of coalition parties and even government opposition. If the government has a majority in Lok Sabha but not in the Rajya Sabha, has as and happened during the Janata Party in 1977 and NDA in 2000, and the government will be forced to make substantial concession to gain approval from both the houses. Many bills such as Lok Sabha bill have failed। देखा जाए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है या फिर आप देखें दोस्तों कि एक गवर्नमेंट बनी है और वो किसी एक पार्टी की बनी है, जैसे 1977 में भारत के अंदर जनता पार्टी करके एक पार्टी आई थी,
अभी जनता पार्टी जो थी लोकसभा के अंदर तो अपनी मेजोरिटी हासिल कर ली थी, लेकिन राज्यसभा के पास इनके पास मेजोरिटी नहीं थी। तो अगर ये लोकसभा से कोई भी बिल भेजते राज्यसभा के अंदर तो वहां पर पास ही नहीं होने देते। और कुछ ऐसी ही कहानी आपको 2000 के अंदर भी हमें देखने को मिल रही थी। बात यहीं पर ये रखी जा रही है कि बेसिकली दोनों हाउसेस को अपने इंटरेस्ट को ना ध्यान में रखते हुए, नेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने चाहिए। फाइनेंशियल कंट्रोल की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो किस तरीके से हमारी एग्जीक्यूटिव पर ध्यान रखा जाता है। एज मेंशन्ड अर्लियर दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट, कि हमारे यहाँ पर जितना भी पैसा आता है उसका बजट बनता है और उस बजट के जरिए ही हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री को मिलता है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि भैया बजट बनाना ये गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी किया गया है। और इस ऑब्लिगेशन के जरिए ही क्या है दोस्तों कि जो भी पैसा आता है ना उसे आपको बजट के जरिए ही स्पेंड करना है, ये चीज यहां पर बताई गई है। द लेजिस्लेचर मे रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट, दिस सेल्डम हैपेंस बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरी एंजॉयज सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर आके देखी कि जो हमारी विधायिका सरकार है या फिर जो हमारा लेजिस्लेचर है वो देश के अंदर क्या कर सकता है दोस्तों कि वो देश जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या कर सकता है, रिसोर्स देने से मना कर सकता है अगर ये देखा गया कि बड़े लेवल पर हम देखते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट सही तरीके से चीजें कंडक्ट नहीं कर रही है। नेवरदलेस बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रिसोर्सेज for which the government requires money. It can require into cases of misuse of funds on the basis of report of auditor जनरल एंड पब्लिक अकाउंटेंट। जितना भी पैसा आता है ना उसको ध्यान रखने के लिए हमारे गवर्नमेंट के पास आप देखते हैं कि ऑडिटर जनरल है। ऑडिटर जनरल हर एक डिपार्टमेंट के अंदर नजर रखते हैं कि जो पैसा आ रहा है उसको गवर्नमेंट सही तरीके से यूज कर रही है कि नहीं कर रही। और अगर ये देखा जाता है दोस्तों कि ऑडिटर जनरल इस बात को देख लेते हैं कि भैया अगर पैसे का मिसयूज हुआ है तो फिर क्या किया जाता है दोस्तों, तो फिर एक तरीके से उस मिनिस्ट्री के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। द लेजिस्लेचर इज कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेचर कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। और देखा जाए कि बिल बनाने के जरिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट है वो एक तरीके से गवर्नमेंट को रोकता है कि वो मनगढ़ंत तरीके से पैसे का यूज ना करे, वो सिस्टमैटिक तरीके से इसका यूज करे। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है बेटा? नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि एक तरीके से अगर ये देख लिया जाए कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, यानी कि लोकसभा के अंदर अगर आप देखें कि आपके पास 543 में से 272 मेंबर्स नहीं है, तो आपको क्या दिया जाता है दोस्तों कि एक तरीके से ना कोई भी अपोजिशन पार्टी क्या कर सकती है, आपसे ये कह सकती है कि आप साबित करो कि आपके पास मेजोरिटी है। अगर आपके पास 272 मेंबर्स होंगे तभी आपकी गवर्नमेंट रहेगी, और अगर इससे एक भी कम हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। और अगर गवर्नमेंट से कहा जाए कि आप साबित करें तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, जिसके तहत क्या किया जाता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जिनकी गवर्नमेंट होती है, उनको ये साबित करना होता है कि उनके पास 272 मेंबर्स हैं कि नहीं। और इंडिया में बहुत बार आप देखते हैं दोस्तों किस तरीके की प्रैक्टिस हमें आते हुए देखने को मिली है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें, है ना, ये पॉइंट हमने यहां पर देखा। अच्छा, the parliament can effectively control the executive and ensure the more responsive government. It is however important for the purpose that there is adequate time at disapproval of house and members are interested in discussion and participate effectively, and there is willingness to compromise amongst the government and the opposition. In the last 2 decades there has been a gradual decline in session of Lok Sabha and state assembly. और अगर देखा जाए दोस्तों कि अब धीरे धीरे अगर हम लोग देखें तो पहले की तरह उतने ज्यादा सेशंस खराब नहीं जाते हैं, डिस्कशन होता है, और जो पैसा है लोगों का और जो रिसोर्सेस हैं गवर्नमेंट को उसको सही तरीके से यूज किया जाता है। डिस्कशन हमें बड़े लेवल पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। इट इज थ्रू डिबेट्स दैट पार्लियामेंट परफॉर्म्स ऑल इट्स फंक्शन। और पार्लियामेंट क्या करता है दोस्तों कि डिबेट कर ही हर एक काम को करता है। सच डिस्कशन मस्ट बी मीनिंगफुल, जो डिस्कशन हो वो मीनिंगफुल होने चाहिए, है ना, और गवर्नमेंट और देश की डिग्निटी को और देश को आगे बढ़ाने वाले डिस्कशन होने चाहिए। इररिलेवेंट या फिर इररिस्पॉन्सिबल टॉक्स नहीं होनी चाहिए। द प्रेसिडिंग ऑफिसर इन लेजिस्लेचर इज फाइनली अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ रेगुलरिटी ऑफ बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। और अगर देखा जाए तो हमारी पार्लियामेंट के अंदर या फिर लेजिस्लेचर के अंदर एक प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है जो नजर रखता है कि चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ना हो। स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा के अंदर हमारे स्पीकर होते हैं, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट के अंदर, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो पूरा का पूरा डिस्कशन हो वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमें होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ, most of the members of legislatures are elected on the ticket of some political party. What would happen if they decide to leave the party after getting elected? ऐसा हो सकता है कि आप जीतते हैं ए पार्टी से और इलेक्शन होने के बाद जब आप जीत के आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको लेकर हमें क्या दिखता है दोस्तों कि इस तरीके से आजादी के बाद हमें बहुत बार ऐसा होते हुए देखने को मिलता था। और आप देखते थे कि एक पार्टी से आप जीते, मान लीजिए कि आप कांग्रेस से जीते और उसके बाद फिर आपने क्या कर लिया, आप बीजेपी में चले गए, या फिर आप देखते हैं कि आप बीजेपी से जीते और उसके बाद फिर आप कांग्रेस में चले गए। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज इंडिया के अंदर हुआ करती थी, जिससे
आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से पॉलिसीज को चलाना बहुत परेशान हुआ करता था। फिर इंडिया के अंदर 1985 में एक हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया, अमेंडमेंट किया, जिसे हम लोग 52nd अमेंडमेंट कहते हैं, जिसके तहत हमने क्या कर दिया दोस्तों कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए, जिसमें यह कह दिया गया कि आप अगर एक पार्टी से जुड़कर आए हैं, है ना, तो आप क्या है कि अगर आप एक पार्टी से जीत कर आए हैं तो आपको उसी पार्टी के अंदर रहना होगा, और अगर आप इस पार्टी को छोड़ देते हैं और किसी नई पार्टी में जाते हैं तो आपकी जो सीट थी, चाहे एमएलए वाली होगी या फिर एमपी वाली होगी, वो अब नल एंड वॉइड हो गई, आप एमपी या फिर एमएलए नहीं कहलाएंगे। इसी को हम लोग दल बदल या फिर डिफेक्शन के नाम से जानते थे। अच्छा, ये चीज हमने यहां पर देखी है ना, ये पॉइंट हमने यहां पर देखा, और उसी के साथ हमारा ये जो पॉइंट है बेटा आप देखते हैं कि वो, या फिर ये जो हमारा चैप्टर है वो आपके सामने हमने बिल्कुल कंप्लीट किया। तो ये तो हमारा आज के चैप्टर की सारी कहानी रही, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा ये लेजिस्लेचर या फिर विधायिका वाला चैप्टर था, उसकी पूरी की पूरी कहानी को आपके सामने बड़े रोचक तरीके से पेश किया। अब मुलाकात करेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली क्लास के अंदर। उस अगली क्लास के अंदर हम लोग आपके सामने एक नए पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अपना ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप कौन सा लेक्चर कराना चाहते हैं जरूर उसका कमेंट में लिखकर हमें बताएं, और उसी लेक्चर को हम लोग आपके सामने रखेंगे जिसकी आप लोग डिमांड रखेंगे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।